बदल दिया। अब दुख और दुर्भाग्य की बात इस देश में यह है कि 1757 में तो एक मीर जाफर था, 2009 में तो लाइन लगी हुई है मीर जाफरों की। अब तो जिस पार्टी में देखो वहां मीर जाफर ही मीर जाफर दिखाई देते हैं। हर पार्टी में मीर जाफर, देश बेचने के लिए, समाज बेचने के लिए तैयार बैठे। ये देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। और दुख और दुर्भाग्य यह है कि रॉबर्ट क्लाइव ने यह सब करने के बाद लूटा इस देश को और धन ले गया इंग्लैंड। तो रॉबर्ट क्लाइव जब धन लेके पहली बार इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में उसको पूछा गया तुम भारत से क्या लाए, तो उसने कहा सोने चांदी हीरे जवाहरात के जहाज भर के लाया। कितने जहाज भर के लाए? तो उसने पार्लियामेंट में उत्तर दिया 900 शिप्स भर के लाया। नाव नहीं, जहाज। 900 बोट्स नहीं, शिप्स। एक शिप का उस जमाने में जो साइज होता था उसमें 60 से 70 मीट्रिक टन मटेरियल आता था। ऐसे 900 जहाज भरकर सोना चांदी हीरे जवाहरात वो लेके गया। तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसने पूछा मीर जाफर को कि इसकी वैल्यू कितनी है जो तुम लेके आए। उसने कहा कि मालूम नहीं है। फिर भी वो कहता है एक रफ एस्टीमेट है 1000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड। 1000 मिलियन, मिलियन माने 10 लाख और स्टर्लिंग पाउंड, इतनी वैल्यू है। आज के हिसाब से इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये 7.5 से 8 लाख करोड़ रुपए की रकम बैठती है। वो एक रॉबर्ट क्लाइव लूट के ले गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बाद इस देश में दूसरा आया वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने लूटा फिर इस देश को। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स गया लूट मार के तो तीसरा आ गया कर्जन, उसने लूटा इस देश को। फिर कर्जन गया तो चौथा आ गया विलियम बेंटिंग, उसने लूटा इस देश को। फिर वो गया तो पांचवा आ गया, फिर छठा आ गया। ऐसे 84 अंग्रेज आए गवर्नर जनरल बन के, पूरे देश को लूट लूट के सारा धन इंग्लैंड में जमा कर दिया। तो मेरे दिल को, आपके दिल को कसक ये होती है कि भाई वो विदेशी थे, लुटेरे थे, लूटने के लिए आए, धन ले जाके उन्होंने इंग्लैंड में जमा कर दिया। अब आजादी के 62 साल के बाद भी ऐसे ही लुटेरे देश को लूटें और सारा धन स्विट्जरलैंड में ले जाके जमा करें, तो रॉबर्ट क्लाइव और इन देशी लुटेरों में क्या अंतर है आप बताइए? ये तो हमारे ही अपने हैं। और इन देशी लुटेरों को अगर हमने ऐसे ही छूट देकर रखी तो ये तो सारे देश को लूट खाएंगे। इनको देश की पड़ी क्या है? और ये लोग जब लूट खाएंगे देश को और कुछ नहीं बचेगा तो ये भारत छोड़कर भी भाग जाएंगे, क्योंकि सबके पास विदेशी खाते हैं, सेटल हो जाएंगे। उनको पड़ी क्या है? उनके बेटे बेटियां तो सेटल हो ही चुके हैं पहले से, वो भी सेटल हो जाएंगे। रहना तो आपको पड़ेगा, रहना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। ना आप इस देश को छोड़ सकते हैं, ना मैं इस देश को छोड़ सकता हूं। तो चिंता भी आपको ही करनी पड़ेगी इस देश की, और मुझे ही करनी पड़ेगी। इसी चिंता ने हमको मजबूर किया है भारत स्वाभिमान अभियान चलाने के लिए। इसी मजबूरी में हमने ये काम शुरू किया। हमें कोई खुशी नहीं है ये काम करने की, मजबूरी है हमारी कि ये लूट बंद होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे क्या हम इस अभियान की मदद से इस लूट को बंद करा सकते हैं? बिल्कुल, कोशिश तो करना ही चाहते हैं, बाकी भगवान के ऊपर है। वो मदद करे तो हम बंद करा लेंगे, नहीं करे तो जो भी होगा। एक बार प्रयास तो करना ही चाहते हैं ईमानदारी से। तो आप बोलेंगे क्या प्रयास है? हमारे 2 प्रयास हैं। पहला प्रयास यह है कि भारत स्वाभिमान के माध्यम से सरकारों के ऊपर इतना दबाव डालेंगे हम कि ये जो लूट का पैसा इन्होंने जमा कर रखा है विदेशी बैंकों में, ये भारत में वापस आए। पहला काम तो हम ये करना चाहते हैं। दूसरा काम हम ये करना चाहते हैं कि हम इस देश में रहें या न रहें, कानून और व्यवस्था ऐसी बन जाए कि आने वाले समय में कोई इस देश का एक पैसा भी लूट कर ना ले जा पाए।
दो काम करना चाहते हैं। पहला, जो लूट कर ले जाया गया धन है ये वापस लाना है, और दूसरा, भविष्य में ऐसी कोई लूट इस देश में से ना हो सके उसकी व्यवस्था करनी है। आप बोलेंगे क्या ये संभव है? दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता, हर काम संभव है। बस करने वाले का संकल्प कितना है ये महत्व की बात है। हर काम संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। हम दुनिया में बहुत सारे कामों को असंभव माना करते थे, लेकिन हमारी आंखों के सामने हो गए। जैसे कोई ये कल्पना कर सकता था कि गोरे अमेरिका में काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता है? जिस अमेरिका में 85% वोट गोरे लोगों का हो, 15% वोट काले लोगों का हो, माइनॉरिटी वोट काले लोगों का हो, मेजॉरिटी वोट गोरे लोगों का हो, उस देश में कोई काला आदमी राष्ट्रपति हो सकता है? और वो भी एक ऐसा आदमी जिसका पिता कीनिया का था और जिसकी मां अमेरिका की थी। हो गया। और एक ऐसा आदमी जिस अमेरिका में मुसलमानों के नाम से नफरत है और घृणा है, बराक हुसैन ओबामा मुसलमान है, राष्ट्रपति हो गया। ये असंभव है लेकिन हो गया। इसी तरह से कभी किसी के जिंदगी में जो राजनीति शास्त्र के पंडित हैं, विद्वान हैं, वो ये मानने को तैयार नहीं होते थे कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों एक हो जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट दोनों एक हो जाएंगे। ये कल्पना के बाहर की बात थी, हो गए। ऐसे ही राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी ये मानने को तैयार नहीं थे एक समय में कि सोवियत संघ नाम का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र खंड खंड टूट जाएगा। हो गया। तो जब ऐसे बिना संभावना के बहुत सारे काम दुनिया में हो चुके हैं, तो यह भी हो सकता है कि भारत की लूट का गया हुआ धन जो हमारे हाथों से तो निकल चुका है लेकिन कहीं रखा हुआ है, वो वापस आ सकता है। हमें विश्वास है कि आ सकता है। आपको भी जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। हमें तो विश्वास हो गया, आ सकता है। आपको भी जिस दिन विश्वास हो जाएगा, आपके जैसे करोड़ों लोगों को जिस दिन विश्वास हो जाएगा उसी दिन आ जाएगा। आप बोलेंगे रास्ता क्या है इसके वापस आने का? इसके 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि हम हमारी संसद की मदद लेकर यह काम करें। क्या हमारी संसद में हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं, और प्रस्ताव लाने के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम तैयार कर रहे हैं। प्रस्ताव किस बात का? 15 अगस्त 1947 के बाद जितना धन इस देश में से लूट कर विदेशों में जमा हुआ वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, ये संसद में प्रस्ताव आए। अब संसद में प्रस्ताव आएगा तो बहस होगी। जिस दिन बहस होगी उस दिन आप टीवी जरूर स्विच ऑन कर लेना, क्योंकि आजकल संसद की बहस डायरेक्ट टेलीकास्ट होती है, DD1 पे होती है, लोकसभा टीवी पे होती है। और देखना कि बहस में कौन कौन MP और नेता है जो इसका विरोध कर रहा है। जो विरोध करेगा तो पक्की बात है स्विस बैंक में उसी का खाता है। तो बिना हमारे बताए सबको नाम पता चल जाएंगे। और जो जो विरोध करेगा बहस में वो ही नहीं, इस प्रस्ताव के विरोध में वोट पड़ेगा तो जो इसके विरोध में वोट करेगा पक्की बात है उनका खाता है। और लोकसभा की कार्यवाही से ये पता लगाया जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, 1 मिनट में पता चल जाएगा। ये हम तैयारी कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कौन सी पार्टी के लोग इस प्रस्ताव को लाएंगे? हमारी कोशिश चल रही है ऑल पार्टीज की तरफ से ये प्रस्ताव हम करवाएं। हमारी कोशिश ये है। बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, CPM, CPI
48 राजनीतिक पार्टियां संसद में हैं, हम चाहते हैं सबकी तरफ से ये प्रस्ताव आए, कोई भी इसमें से पीछे ना खिसक पाए। हमारी कोशिश तो ये है, लेकिन वो करने देंगे क्या, आप ये पूछोगे। हम उनके ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि वो करने देंगे, ऐसा भरोसा हो रहा है। क्योंकि थोड़े दिन पहले आपको याद है, परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने एक पत्र लिखा था सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष को चुनाव के पहले, और कहा उन्होंने कि जो इस मुद्दे पर हमारा साथ देगा, भारत स्वाभिमान उसी को आशीर्वाद देगा। तो सबसे पहले बयान आया लाल कृष्ण आडवाणी का। उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे। बहुत खुशी की बात है, करो। तुरंत दूसरा बयान आ गया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा हम ये काम करेंगे। बहुत अच्छा है, करो। तीसरा बयान आ गया शरद यादव का, हम ये काम करेंगे। बहुत अच्छा है भाई, करो। चौथा बयान आ गया मुलायम सिंह यादव का, हम करेंगे भाई, आप भी करो। ऐसे सीताराम येचुरी का आ गया, प्रकाश करात का आ गया। सारे बड़े नेताओं में से 2-4 को छोड़कर सबने बयान दिए कि हमारी सरकार आई तो हम करेंगे। हमने वो सब बयान टेप कर लिए हैं उनके, जिसने जो कहे। अब सरकार बन गई है और चांस की बात है कि कांग्रेस की बन गई है। अब हम इनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई तुमने बोला था करो, बोला था आप करो, बोला था आप करो। इस बात के लिए परम पूजनीय स्वामी जी 2 बार प्रधानमंत्री को मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम करेंगे, आप हमको समय दे दो। कितना? उन्होंने 4 महीने कहा, स्वामी ने कहा 6 महीने ले लो, करो लेकिन इस काम। तो 6 महीने तक हम इंतजार करेंगे, माने जनवरी 2010 तक हम इंतजार करेंगे कि सरकार कर रही है, कर रही है, कर रही है। और जो नहीं किया तो फिर इनका बाजा बजाएंगे। इनको चैन और शांति से तो सोने नहीं देंगे। अब बहुत सो लिए 62 साल, अब नहीं सोने देंगे, क्योंकि अब हम जग गए हैं, इनको नहीं सोने देंगे। नाक में दम कर देंगे, चारों तरफ से इनके ऊपर दबाव डालेंगे। और वो चारों तरफ के दबाव क्या होंगे? सारे देश में इस बात को खुलकर कहेंगे कि इन्होंने वायदा किया था। हमारे पास तो टेलीविजन के रिकॉर्ड्स हैं, इस तारीख को इस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुन लो, देखो क्या कह रहे हैं। फिर जनता से ये कैसे मुंह छुपाएंगे, संसद में कैसे मुंह छुपाएंगे। तो हमारी तैयारी वो है। उसके बाद भी इन्होंने नहीं किया, तब तक हम कुछ सांसदों को तैयार कर रहे हैं जो निर्दलीय जीत कर गए, जिनका पार्टियों से लेना देना नहीं है। उनसे हम कह रहे हैं कि तुम ही प्रस्ताव लाओ संसद में। निर्दलीय लोग भी प्रस्ताव ला सकते हैं और उस पर बहस तो हो ही सकती है, भले वो पास हो या नहीं हो, बहस तो हो ही सकती है। तो ये हमारी तैयारी है। दूसरी तैयारी क्या है? हम सुप्रीम कोर्ट की मदद लेना चाहते हैं इस मामले में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार एक फैसला दिया था। जब पीवी नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे तो एक यूरिया घोटाला हुआ था, जिसमें 133 करोड़ रुपए दिए गए यूरिया खरीदने के लिए, लेकिन एक दाना भी यूरिया नहीं आया। आप जानते हैं, सीबीआई इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में पता चला कि वो 133 करोड़ रुपया हमारे देश की अर्थव्यवस्था से निकलकर स्विट्जरलैंड में जमा हो गया। सीबीआई ने जब ज्यादा विस्तार से इसकी जांच की तो मामला कुछ और ही निकला। सीबीआई ने जब इस मामले की ज्यादा गहराई से जांच की, माइक्रो लेवल पे, तो मामला कुछ और निकला। मामला क्या निकला कि 133 करोड़ रुपए का जो पेमेंट हुआ वो नरसिम्हा राव के बेटे को हुआ, उनके खाते में जमा हुआ, और उनका खाता स्विट्जरलैंड की बैंकों में। तो पैसा वहां चला गया। फिर उसी समय भारत के कुछ जागरूक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया। इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में नोटिस इशू किया सरकार, और सरकार को कहा कि ये जितना पैसा 133 करोड़ है, या तो इसका यूरिया लेके आ जाओ या ये पैसा वापस ले आओ। ये देश की संपत्ति है, ये मजाक नहीं है।
स्विट्जरलैंड ने घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया कि 133 करोड़ रुपए भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, निजी संपत्ति नहीं है किसी की, ये वापस आना चाहिए। अब जब फैसला आ गया तो सरकार क्या करती, तो सरकार ने वो फैसले की कॉपी स्विट्जरलैंड भिजवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाई, कुछ अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर स्विट्जरलैंड गए, और आपको सुनकर हैरानी होगी, जजमेंट आने के 21 दिन के भीतर 133 करोड़ रुपए वापस आ गया और सुप्रीम कोर्ट के खजाने में जमा हो गया। और नरसिम्हा राव के जिस बेटे के खाते में ये पैसा गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिया, वो आज भी जेल में सड़ रहा है। हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा स्विट्जरलैंड से सुप्रीम कोर्ट वापस मंगा सकता है, तो चारा घोटाले का भी मंगा सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी मंगा सकता है। हमारे देश में एक बड़ा भारी घोटाला हुआ था, चेक पिस्टल स्कैंडल। चेकोस्लोवाकिया से रिवॉल्वर खरीदी गई, रिवॉल्वर एक भी नहीं आई, पैसे के पेमेंट हो गए। ऐसे पिछले 62 साल में हजारों घोटाले हुए, तो हम तो वो घोटालों की फाइल बना के तैयार बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट को एक एक फाइल देते जाएंगे, इनका भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दो, इनका भी कर दो, इनका भी कर दो, इनका भी कर दो। हम तब ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से कैसे पलटता है। जब एक बार वो कह चुके हैं कि ये राष्ट्र की संपत्ति है, घोटाले में गया हुआ पैसा, तो सभी घोटालों का पैसा राष्ट्रीय संपत्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा तो 72,80,000 करोड़ जो स्विस बैंक में है, 35 लाख करोड़ जो दूसरी बैंकों में है, ये वापस आएगा, 110 लाख करोड़ आ जाएगा। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा एक रास्ता है वो ये कि हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत की शरण लें। एक इंटरनेशनल कोर्ट होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे इंटरनेशनल कोर्ट है, वहां एक मुकदमा दाखिल करें और स्विट्जरलैंड की सरकार के खिलाफ वो मुकदमा हो, और वो मुकदमे में कई और देश भी हमारे साथ आने को तैयार हैं, क्योंकि उनका भी पैसा वहां फंसा हुआ है। सामूहिक रूप से मुकदमा करें, 50 देश मिलकर करें, तुरंत फैसला आएगा। क्योंकि आईसीजे में नियम है, कोर्ट में कोई मामला आए 3 महीने में जजमेंट देना ही पड़ता है उन्हें। वहां ऐसा नहीं भारत की तरह 10-10 साल 20-20 साल केस लटकता, तो वहां फैसला आ सकता है। और इंटरनेशनल कोर्ट में अगर हम गए तो सबसे ज्यादा बदनामी होगी स्विट्जरलैंड की और उन देशों की जिनके बैंकों में ये पैसे पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे देश तो बदनामी से बचने के लिए ही कह देंगे भैया ले जाओ, ये मामला मत लेके आओ आगे। और एक तरीका है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ की तरफ से हम ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वो प्रस्ताव ये है कि दुनिया में जो टैक्स हेवन्स हैं, जिन देशों में टैक्स नहीं लगता ना, इनकम टैक्स वगैरह, टैक्स हेवन्स, उन्हीं देशों में ये पैसा जमा होता है। तो कहा गया कि जो टैक्स हेवन्स हैं वो अपनी अपनी बैंकों को बंद करें, उनके ऑपरेशन बंद करें। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों के खाते भी उन्हीं बैंकों में, जहां नेताओं के खाते। तो यूनाइटेड नेशंस को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है, तो उन्होंने कहा ये खाते बंद करो, तो दबाव उनका है। और हम इकट्ठे हो गए 50 देश, तो और दबाव डलवा सकते हैं। एक छोटा सा देश है लीचेस्टन, उसने तो भारत सरकार को लिख के दे दिया कि जल्दी से अपने खाते मंगा लो, हम बैंकें बंद करना चाहते हैं। अब सरकार के सामने मुश्किल पैदा हो गई है, सामने से वो कह रहे हैं कि खाते अपने मंगा लो, पैसा विड्रॉ कर लो, हम ये बैंक बंद करना चाहते हैं। सरकार उस चिट्ठी को दबा के बैठ गई है, क्योंकि सरकार के ही लोगों के पैसे। तो मामला हम चाहें तो 4 तरफ से सुलझा सकते हैं। और एक तरीका है 5वां, हम दादागिरी करके ये पैसा ला सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे? स्विट्जरलैंड से दादागिरी करो, पिग्गी सा देश है, आर्मी उसके पास नहीं है, एक जिले से छोटा है। मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं कि सारे भारतवासी खड़े होकर अगर पेशाब भी कर दे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा, इतना छोटा सा देश। अभी अमेरिका ने किया है, आपको मालूम है, बराक हुसैन ओबामा जब राष्ट्रपति बना उसने बड़ा काम किया।
उसने क्या किया है, अमेरिका के लोगों से जो वायदा किया था वो वायदा पूरा किया। उसने चुनाव से पहले कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनकर आया तो अमेरिका में जितने घोटाले हुए हैं पिछले 50 सालों में, उनका पैसा स्विस बैंकों में है, वो वापस लाऊंगा। इसलिए बराक हुसैन जीता। ये हिलेरी क्लिंटन ने नहीं कहा, बराक हुसैन ने कहा, वो जीत गया, लोगों ने जिता दिया। जीतते ही उसने पहला कानून बनाया, वो अमेरिकन पार्लियामेंट में यही कानून है कि अमेरिका में जितने स्कैंडल हुए लास्ट 50 इयर्स में, उनका पैसा जो स्विस बैंक में है वो वापस आना चाहिए, वो नेशनल प्रॉपर्टी है। तो इंक्वायरी कराई उसने, FBI की टीम भेजी, तो उन्होंने बताया $470 अरब अमेरिका का वहां पे है। अमेरिका ने अपनी संसद से कानून बना दिया, कानून की कॉपी स्विट्जरलैंड चली गई, तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने थोड़े दिन तो दबा के रखा, फिर अमेरिका ने एक धमकी दी, उसी में सरेंडर कर दिया स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा कि हमने इराक को बर्बाद कर दिया है, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया है, हमारी एक मिसाइल आपको भी तबाह कर सकती है। इतना ही कहा था, स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा भाई ले जाओ अपना पैसा। $470 अरब अमेरिका को वापस दे दिया। बराक हुसैन ओबामा ने क्या किया कि वो पैसा अमेरिका में जो इस समय मंदी चल रही है ना, और बहुत सारी कंपनियां और बैंक डूब गए हैं, उनको दे दिया बेल आउट पैकेज में। तो मेरा यह कहना है कि अमेरिका कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उसने थोड़ा क्रूड तरीके से कहा कि एक मिसाइल छोड़ देंगे, हम थोड़ा सफिस्टिकेटेड तरीके से कह सकते हैं, कह हम भी सकते हैं, और दूसरे देशों को साथ में लेके। तो मतलब यह है कि रास्ते अपने पास खुले हैं ये पैसा लाने के लिए। हम में संकल्प कितना है ये काम कराने के लिए, परीक्षा हमारी है। अब ये परीक्षा में हम पास होते हैं तो ये इस बात पर निर्भर है कि जो हम चाहते हैं उसको कितने करोड़ भारतवासी चाहते हैं। क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है। नंबर गेम में 51% जो कहेंगे वो माना जाता है, भले वो कितना ही गलत क्यों ना हो। तो हम इस नंबर गेम में उतरना चाहते हैं। और कैसे उतरना चाहते हैं? हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियों के पास कुल जमा 4 करोड़ मेंबर हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जनता दल, CPM, CPI। हम मान के चलते हैं कि ये पार्टियां हमारा काम ना करें, कल्पना करो, कर दें तो बहुत अच्छा, ना करें तो ये 4 करोड़ लोगों से हमें टक्कर लेनी है। तो हम 5 करोड़ सदस्य अपने बनाना चाहते हैं, हमारी लाइन बड़ी करना चाहते हैं। और हमारे पास जिस दिन 5 करोड़ लोग हो जाएंगे इस बात को बोलने वाले, उस दिन ये सारी पार्टियां सरेंडर कर देंगी और ये कहेंगी कि यही काम होना चाहिए इस देश में। तो इस रास्ते हम ये काम करवाना चाहते हैं। अब आपकी इसमें हमें मदद चाहिए। और आप ये पूछेंगे भाई ये पैसा आ जाएगा तो करोगे क्या? हमने उसकी पूरी योजना बना रखी है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है, एक एक पैसे के लिए ब्लूप्रिंट बना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। हमारा ब्लूप्रिंट ये है कि 110 लाख करोड़ ये आ गया कुल मिलाकर, तो इसमें से 50 लाख करोड़ हमें खर्च करना है गांव के विकास पर। गांव जो विकास में छूट गए, 84 करोड़ लोग जो गरीबी में डूब गए, ये सब गांव के लोग हैं, इनके विकास पे खर्च करना है। तो कैसे खर्च करना है? एक तरीका तो ये बांट दो सबको, लाइन लगा के भाई ले लो अपने अपने हिस्से का, ऐसे नहीं खर्च करना है। हमें खर्च करना है हर गांव में इस पैसे की मदद से कुछ उद्योग शुरू करने हैं। उद्योग, ऐसे उद्योग जो गांव में आसानी से शुरू हो सकते हैं। जैसे मैं नाम लेके बताऊं, गेहूं पैदा होता है गांव में, तो आटा बनाने का उद्योग गांव में चल सकता है। आजकल शहरों में बना बनाया आटा खरीदने वाले बहुत लोग हो गए, बहुत लोग हैं जिनको पिसा हुआ आटा पैकेट में बंद चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों काम पे जाते हैं, इतनी फुर्सत नहीं है कि गेहूं को छानना, बीनना, फटकना, वो कहते हैं बना बनाया ले आओ। तो बना बनाया आटा खरीदने वाले करोड़ों लोग हैं। अब उस आटे की व्यवस्था हमें ऐसी करनी है कि गेहूं जहां पैदा होता है आटा वहीं बने, पैकिंग हो और शहरों में आकर बिके। आटा बनाने के लिए कौन सी बड़ी भारी ऐसी मशीन चाहिए जो गांव में नहीं लग सकती? सिंपल सी चक्की चाहिए ना। और हमारी तो योजना ये है कि बिजली की चक्की का ही आटा नहीं, हाथ की चक्की का आटा भी मिले लोगों को खाने के लिए।
जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए। आप बोलेंगे जी ये क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको एक विज्ञान की गहरी बात बताना चाहता हूं। बिजली की चक्की चलती है बहुत तेज, उसमें जो गेहूं पिसता है ना, उस गेहूं के सारे पोषक तत्व तो जल जाते हैं, क्योंकि हीट बहुत डेवलप होती है उस बिजली की चक्की में। तो आप बिजली की चक्की के पिसे हुए आटे की जो रोटी खाते हैं वो आपको एसिडिटी करती है, हाइपर एसिडिटी करती है, अल्सर करती है, पेप्टिक अल्सर करती है, भूख मार देती है आपकी, ये सब समस्याएं हैं। हाथ के आटे का, हाथ की चक्की का आटा जो धीरे 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 हम चलाते हैं, उसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता, हीट जनरेट नहीं होती, तो उससे पिसा हुआ जो आटा निकलता उसके पोषक तत्व तो मेंटेन रहते हैं। आप एक बार हाथ के चक्की के आटे की रोटी खा लो, आप भूल जाओगे बाकी सब रोटियों का स्वाद, क्योंकि हमने ये करके देखा। हमने परीक्षण किया कि चक्की जो बिजली वाली है उसका आटा लिया, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए दिया, और हाथ वाली चक्की का आटा लिया, लेबोरेटरी में टेस्ट करने को दिया, तो वैज्ञानिक बताते हैं कि 18 गुना ज्यादा पोषक तत्व तो हाथ वाली चक्की के आटे में है, 18 गुना ज्यादा। तो हम तो चाहते हैं कि गांव-गांव के हर घर में ये चक्की चले। पहले चलती थी कि नहीं, बीच में बंद हो गई, क्यों? हमने विकास कर लिया इसलिए बंद हो गई। विकास का हमारा मतलब पता है क्या है? कि पहले जो काम हम हाथ से करते थे अब मशीन ने करना शुरू कर दिया, जी विकास हो गया हमारा। पहले चक्की रोज चला के आटा बनाते थे ताजा ताजा, और घरों में परंपरा यह थी कि सवेरे का आटा सवेरे, शाम का शाम को, दूसरे दिन का भी इस्तेमाल नहीं होता था, इतना ताजी। तो लोगों में पोषकता ज्यादा थी, तो ताकत भी ज्यादा थी, तो लोग काम भी अच्छा करते थे। जब से बिजली की चक्की के आटे में आए, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, सैकड़ों रोग आ गए। तो हम तो चाहते हैं कि हर गांव में ये हाथ चक्की चले, आटा बने, पैकेट में बंद हो, शहर में आकर बिके, और ये आटा ऑर्गेनिक होगा, पोषक होगा, तत्व वाला होगा, कोई भी खरीदेगा, तो पैसा शहर से गांव में जाएगा। ऐसा उद्योग हमें चलवाना। एक और उदाहरण देता हूं, तेल चाहिए आपको खाने के लिए, शुद्ध तेल सबको चाहिए, बाजार में मिलता नहीं, क्योंकि डिब्बाबंद जितने भी तेल है ना, इन सभी तेलों में मिलावट है। सरकार ने कानून से परमिशन दे रखी है मिलावट करने की, आपको मालूम है? एक पामोलिन नाम का तेल आता है मलेशिया से, वो तेल को मिक्स करके आप सरसों का तेल बेचो, नारियल का तेल बेचो, तिल का तेल बेचो, ये कानून है हमारे देश में। तो डिब्बेबंद सारे तेलों में पामोलिन तेल मिला है। पामोलिन तेल की मुश्किल यह है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। क्यों? उसको डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी का टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तब वो डाइजेस्ट हो सकता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर जाता ही नहीं टेम्परेचर। तो 37 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर पामोलिन ऑयल डाइजेस्ट ही नहीं होता। अब ऑयल डाइजेस्ट नहीं होगा तो खून में जमा रहेगा, खून गाढ़ा करेगा, और बहुत जल्दी हार्ट अटैक आएगा और आप मरेंगे, और मर रहे हैं। जब से ये डिब्बाबंद तेल आए हैं हिंदुस्तान में, हार्ट अटैक की संख्या रात दिन बढ़ती जा रही है। मैं नहीं कहता, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया कि 100 में से 90 पेशेंट वो हैं जो डब्बाबंद तेल खाते हैं और हार्ट अटैक की शिकायत लेके एम्स में भर्ती हो जाते हैं। हमें क्या करना है? डब्बाबंद तेल नहीं चाहिए ये पामोलिन वाला। हम तो गांव-गांव में छोटी छोटी तेल की घाणियां लगाएंगे, वो बैल चलाता है ना कोल्हू, वो चलवाएंगे, उसमें से तेल निकलेगा, वो प्योर तेल होगा, वो आपको खिलाएंगे। अब आप कहेंगे जी वो तेल में तो कोलेस्ट्रॉल बहुत है। हाँ है, लेकिन कौन सा? अच्छा वाला। आप जानते हैं सभी तेल में कोलेस्ट्रॉल है, एक अच्छा और एक बुरा। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो सब तेलों में होता है जो शुद्ध है। और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको LDL और VLDL कहते हैं, वो सब रिफाइंड तेलों में मौजूद है। तो घानी के तेल में तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो डरने की बात क्या? फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो तेल गाढ़ा गाढ़ा है, चिपचिपा है। चिपचिपाहट ही तो तेल है, अगर उसकी चिपचिपाहट निकाल दी तो तेल ही नहीं रहा, वो तो पानी हो गया।
तो हम ये तेल गांव-गांव पैदा करवाएंगे। जहां सरसों होती है वहां तेल हो सकता है, जहां तिल होता है वहां तेल हो सकता है, जहां नारियल होता है वहां तेल हो सकता है। सब तरह के तेल गांव से बनकर शहरों में आएंगे। तेल का बाजार 70,000 करोड़ रुपए का साल का है, तो गांव की अर्थव्यवस्था में हर साल हम 70,000 करोड़ रुपए डाल पाएंगे। और तेल पैदा